हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। दोस्तों, आप एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं, लोग सीजीएल का पेपर देकर आ रहे हैं। पेपर पूरा का पूरा अपनी क्लास से आया है, एक्सपेक्टेड पेपर से आया है, डीआई तक क्लास से आई है। अभी मैं पूरा, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाए फिर मैं आपको मेरी क्लास की इमेज लगाकर और डीआई की इमेज लगाकर दिखाऊंगा, क्वेश्चन की इमेज लगाकर दिखाऊंगा। अभी जलवा है तुम्हारा सर का, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग कर रहे हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर। हल्के में मत लेना पेपर को, क्योंकि पेपर से बहुत कुछ निकल कर आता है जिसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि पेपर के जो प्रश्न होते हैं उनकी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि ऐसे सॉल्व करना सीखो पेपर को, इससे पेपर ईजिली हो जाएगा। कुछ ना कुछ स्मार्ट अप्रोचेस से हम काम करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे। साथ के साथ मैंने आपसे कहा था कि 10 रुपये की कॉपी खरीद लेना। जब भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उसके साथ साथ मैं आपको उसकी चीज़ें कुछ लिखाऊंगा, लाइक फॉर्मूला, है ना, वो सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आपके। तो आप लोग अगर रेगुलर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, कि ये काम हम लोग कर रहे हैं, है ना। हमने 4 दिन पहले से ही चालू किया ये काम। चलिए आइएगा। आप लोग अगर सिलेबस की बात करते हैं तो मेरे हाथ में आपके 35 नंबर प्री में है, और 35 नंबर प्री में मैं आपके साथ रखूंगा। सर यहाँ 30 लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 34 आते हैं। आज के पेपर में भी 34 क्वेश्चन है और पूरा सिलेबस। और मेंस में 35 नंबर है, यानी कि 70 नंबर का काम मेरा है। और मैथ्स में मैं गारंटी देता हूं 70 नंबर में से, है ना, मैं 65 नंबर तो कहीं नहीं जाने देने वाला आपके। सर पूरे 70 क्यों नहीं, वो थोड़ी सी ऐसी नंबर हो जाती है कि यार हर बच्चे के नहीं आ सकते, लेकिन हर बच्चे के 65 आ सकते हैं। हाँ, तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, वादा है, ठीक है। बस मेहनत मेरे हिसाब से कर लेना आप लोग, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं अच्छे से कवर करवा रहा हूँ आपको। मैंने क्या रिकमेंडेशन करी थी, मैंने कहा था कि भाई आप सभी विद्यार्थियों को मैथ फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना है, जिनको पूरा एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, पूरे भारत का कोई भी एग्जाम, अगर आपको ढंग से चीजें कवर करनी है तो मैथ फाउंडेशन बैच ले लेना। ऑफर ये 8 तारीख तक था, लेकिन कई बच्चे कल ले नहीं पाए, या कई बच्चों की कुछ प्रॉब्लम हो गई, और एक दिन हेल्पलाइन नंबर भी बंद रहता है तो कई बच्चे नहीं कर पाए एक्सेस। तो उसके लिए ये ऑफर मैंने 10 तारीख तक कर दिया है। लेकिन बेटा चूक ना जाना। ये ऐसा बैच है जो आपने पढ़ लिया ना एक बार, मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी बताई है कि आप 3 महीने में पूरा सिलेबस कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो। 5-5 दिन में एक चैप्टर आराम से हो जाएगा। तो आप लोग 599 में इस बैच को 10 तारीख तक आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। हमने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है सभी बैचेस के लिए। अगर आप आरआरबी बैच लेते हो उसके अंदर आपको फाउंडेशन और प्रैक्टिस बैच दोनों मिल जाएंगे एक ही बैच में। तो वो आपका कॉल है कि आप कौन कौन से लेते हो। अगर आप आरआरबी लेते हो सब मिल जाएगा, नहीं लेते हो तो मैथ फाउंडेशन बैच ले लो, रीजनिंग फाउंडेशन बैच ले लो, और जीके का ले लो, क्योंकि जीके 90 नंबर का है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी विद्यार्थी बिगिनर हैं तो आरआरबी बैच के साथ, और एटीएम बैच है जिसका बेसिक अच्छा है, वो प्रैक्टिस के लिए दमदार बैच है। ऐसा बैच पूरे इंडिया में नहीं है, और ये मैं खुद टैग दे रहा हूं, इंडियाज बेस्ट प्रैक्टिस बैच, इंडियाज बेस्ट प्रैक्टिस बैच है ये। एटीएम अलग से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन अपनी है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर अपनी 2 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन कोर्सेज से रिलेटेड है और एक एप्लीकेशन अपनी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। ओके, आइए अब पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। ये रहा पहला सब प्रश्न, आप लोगों को समझाता हूं कैसे करोगे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। समय शुरू करता हूं और आप क्वेश्चन का जवाब देंगे मात्र 25 सेकंड में। अब देखो, कोई धनराशि है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल में 1600 रुपये और 3 साल में 1700 रुपये हो जाती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई धनराशि 2 साल में 1600 रुपये हो रही है और 3 साल में अगर वो राशि 1700 रुपये हो रही है,
तो हमेशा याद रखना कि जब चक्रवर्ती ब्याज हो और 1 साल का गैप हो तो डायरेक्ट रेट निकाली जा सकती है कि 100 रुपये ब्याज आ रहा है और 1600 के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/16 यानी कि 6.25%। 6.25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 6.25%। ठीक है, किसी को कोई समस्या? सिंपल करना है सर। अगर मान लो 2 साल का गैप होता तब क्या करते? यदि 2 साल का गैप होता तो वर्गमूल लेते, फिर रेट निकालते। अगर 3 साल का गैप होता तो घनमूल लेते। क्या करते? घनमूल लेते। 2 साल का गैप होता तो वर्गमूल लेते, 3 साल का गैप होता तो घनमूल लेते, और फिर लास्ट में हम यही करते। यहां 1 साल का गैप था तो डायरेक्ट कर दिया। अगला करिए, किस संख्या में निम्नलिखित व्यंजक में किस संख्या को जोड़ा जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? इजी है, करके बताओ 15 सेकंड में। ग्यारह और 9 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31, 31 और 13 44। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए? 5। 5 जोड़ती 49 बन जाएगा, जो कि अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट, 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़। तो क्वेश्चन घनाभ का है, उसके अंदर सबसे लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है? आप बताएंगे मुझे। आप सवाल का जवाब दीजिए 25 सेकंड में। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई साहब एक घनाभ है, हमने घना बनाया। अब जब हमने घना बनाया तो घनाभ इस तरह से आकृति होती है एक। अब आपसे बोला जा रहा है कि यार इसके अंदर जो सबसे लंबी छड़ है वो कहां रखी जा सकती है? वो इस कोने से चलेगी और इस कोने तक, ये सबसे लंबी छड़ है, दिख रही होगी आपको। और इस छड़ के बारे में ही सारी चर्चाएं चलती हैं हमेशा। दिख रही है? और इस छड़ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। ये इसकी डायगोनल होता है, सबसे लंबी छड़ होती है। तो यहां पर भी हमें यही काम करना है, यानी कि अगर सबसे लंबी छड़ निकालना है तो क्या करेंगे? लंबाई का स्क्वायर कर देंगे। सर ये लंबाई कैसे पता? जब कभी भी डायमेंशन लिखी जाती है ना, जैसे कि L/B और H, तो ये एक
एक क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रूल होता है, जैसे कहते हैं ना कि भाई 4x4 का ले लो, कम 4x4 ले लो, 5x5 ले लो। सर सीजीएल एग्जाम का एनालिसिस करवाओ। आदित्य कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई मतलब ही नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, सारी दुनिया तो करवा रही है। बेटा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आपको ना कराया गया हो क्लास में, एक्सपेक्टेड पेपर में। सारे के सारे क्वेश्चन मैं कब आऊंगा, मैं शाम को आऊंगा क्लास लेकर सीजीएल की, और उसमें मैं आपको अपनी क्लास का क्वेश्चन और सीजीएल का क्वेश्चन दोनों दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ तो अभी अपन क्या करें, अपनी मेहनत का काम करते हैं, जैसे कि जिससे कि सिलेक्शन होगा। 30 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 15 का स्क्वायर 225 और 10 का स्क्वायर 100। तो जवाब हो गया 1225, और 1225 का जवाब कितना हो जाएगा भाई 35, 35 मीटर आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है डेसिमल वाला, जवाब दीजिएगा इसको। बताओ भाई। सिक्स टू ज़ीरो 2.5, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो दशमलव के नीचे दशमलव जमा दिया करो। 620.25, 62.025, 6.2025, 0.62025, 5, 7, 7, 9, 7 और 9 और 6 15, 10 और 1 11, 8 और 1 9, 6891.59675। ओह 59775। जल्दीबाजी में देखो डी लगा के आ जाओ, ए लगा के। सर सीजीएल मैथ का मेंस बैच कितने में मिल रहा है? बेटा सारे मेरे जो बैच है ना फाउंडेशन बैच, वो सारे मेंस के ही हैं। आप बस ढंग से पढ़ लो, मेंस में सब निकल जाएगा, ठीक है। हाँ सर टाइम ना दो, जल्दी जल्दी कराओ। जल्दी जल्दी कराने से बहुत सारे बच्चे को हर तरह का दिमाग होता है ना बेटा, तो हर तरह के बच्चे को साथ में लेकर चलना पड़ता है, तो आप टेंशन मत लो। सर हाँ 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, बिल्कुल करके दिखाओ मात्र 20 सेकंड में।
अब 55 से कम आप अगर डायरेक्टली जानते हैं कि भाई अगर 1 से लेकर 50 तक अगर आप जानते हैं तो आपकी जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 15, और उसके बाद में जो एक इकलौती आएगी वो आएगी 53। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16। और अगर आपको नहीं याद है या नहीं पता है आपको, तो आपको एक काम करना होगा, मेरे साथ में आपको 1 से 100 तक की अपने गोल्डन रूल में भी लिखा हुआ है, 2 होती है प्राइम नंबर, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है, 11 भी होती है, 13 भी होती है, 17 भी होती है, 19 भी होती है, 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है, 37 होती है, 41 होती है, 43 होती है, 47 होती है, उसके बाद में आपकी 53 हो जाएगी, 59 हो जाएगी, 61 हो जाएगा, ठीक है, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। तो ये कुल 25 होती हैं। सर पता होना चाहिए, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 55 से छोटी छोटी हो गई, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से लेकर 100 तक आपकी 25 होती हैं, 1 से लेकर 50 तक आपकी 15 होती हैं, और 50 से लेकर 100 तक आपकी 10 होती हैं। सर ठीक है, चलिए 55 से कम लेना है तो 55 से कम हमने देखा 16 लेनी है, ठीक है। चलिए अगर किसी यदि माध्य दे रखा है 40 और अगर मानक विचलन दे रखा है 5, तो उसका विचरण गुणांक क्या होगा? आपको आता है? आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता है तो आप कर ही नहीं पाएंगे। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं सब कराऊंगा आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें मैं कराता हूं, और अभी भी आपको पता होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हैं। अब 10 सेकंड हो गए सर, कभी भी अगर आपको याद नहीं है तो आप देखो, अब इसको गोल्डन रूल बना लीजिए, गोल्डन रूल के बुक में लिख लीजिए कि अगर आपको कभी भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसको हम बोलते हैं। तो आपने एसडीएम का नाम सुना है? विचरण का गुणांक, विचरण का गुणांक, विचरण का गुणांक अगर बोला जाए पेपर में, तो आपने एसडीएम का नाम सुना है? एसडीएम, एसडीएम क्या होता है? एसडीएम होता है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एम का मतलब मैंने लिया है माध्य, गुणा 100। तो मानक विचलन कितना हो रहा है? 5, माध्य हो रहा है 40 गुणा 100, तो 1/8 की बात हम करेंगे तो 12.5% आपका क्या आ गया? विचरण का गुणांक आ गया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 12.5% आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 12.5% आ चुका है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, और आपको पता होना चाहिए, और मैं इतनी बार आपको चीजें करा दूंगा कि आपकी टेंशन खत्म कर दूंगा, ये मेरा विश्वास रखिए आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं कि एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और शीशे से बना हुआ है। अगर इस भाग में जिंक की मात्रा इतने किलोग्राम है तो बताएंगे कि कुल वजन कितना होगा? तो बताएंगे कि कुल वजन कितना होगा? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए आप लोग। धातु भाग तांबे, जिंक और शीशे का बना हुआ है, और जिंक का वजन इतना है। तो जिंक का वजन अगर इतना है, तांबे, जिंक, जिंक 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 6 रेशो बराबर अगर 90 है, 1 रेशो बराबर 15 होगा, तो उस भाग का कुल वजन कितना होगा? तो देखिए ये हो रहा है 19, और 19 गुणा हम करेंगे 15, तो आंसर कितना आ रहा है? 300 किलोग्राम। 19 गुणा अगर हम 15 करेंगे तो जवाब आया 300 किलोग्राम। अगला करिए। किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है, तो वह संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में करिएगा, समय नहीं दे सकते इन क्वेश्चनों में, आप पेपर में आए हुए। किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, या उसका 25% ये होता है,
तो 75% बराबर कितना हो जाएगा, वो आपका जवाब होगा 24 के बराबर होगा। 3/4 के बराबर है तो 8 चौके 32, यानी कि जो 100% अगर आप कैलकुलेट करोगे यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 32 के बराबर हो जाएगी। अगला करिए, दिया गया आरेख दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल्स दिए हुए हैं, आपको एईडी कैलकुलेट करना है, करके दिखाइएगा। मैं आपके लिए समय देता हूं 25 सेकंड, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको करना कैसे है ये क्वेश्चन और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी लगती हैं। सर देखिए एंगल्स दे रखे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये ट्राइंगल ही तो है एक, तो इस ट्राइंगल में आंतरिक कोण दिए हुए हैं और ये इसका एक बाह्य कोण बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है 50 + 30 80। अगर ये त्रिभुज एक त्रिभुज है और जिसके दो आंतरिक कोण दिए हुए हैं तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, AED, तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 + 25 105। तुम्हारा 115 आ रहा है, गजब आदमी आ रहे हैं, जोड़ना भी मतलब दिक्कत कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लिया गया क्वेश्चन है कि अविनाश कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन आ रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है ये, मैं आपको हिंट दे दिया है, आपके लिए समय दे रहा हूं 30 सेकंड का। अविनाश, भुवनेश और चमन A, B और C 20, 30 और 60 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क अगर हम 60 दिन मानते हैं, दिस इज 20 × 60, दिस इज 30 दूनी 60, दिस इज 60 एकम 60। अविनाश कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन काम उसकी सहायता करने आते हैं। मान लीजिए पहले दिन अविनाशी कर रहा है, दूसरे दिन भी अविनाशी कर रहा है और फिर तीसरे दिन तीनों आ गए, तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहना चाहूं कि 3 दिनों के अंदर आपका काम कितना हो रहा है, 12 काम। तो अगर मैं 60 काम करना चाहता हूं तो मुझे 5 गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी मुझे 5 गुना करना पड़ेगा, तो मात्र 15 दिनों में मेरा 60 काम हो जाएगा, मात्र 15 डेज में। ठीक है, हाँ ठीक है, मात्र 15 डेज में आपका काम हो जाएगा। अगला करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब लगाना पड़ेगा और यहां पर फ्रैक्शन मान के कर सकते हो आप, एलसीएम लेकर, वो आसान बना देगा क्वेश्चन को। एक खेल में राजेश ने खेल के पहले दौर में अपने धन का 1/3 खो दिया।
दूसरे दौर में उसने अपने शेष धन का 3/5 खो दिया, तीसरे दौर में उसने बाकी धन का 4/7 खो दिया। बात समझ रहे हो क्या? 1/3 खो दिया, दूसरे दौर में शेष धन का 3/5 खो दिया और बाकी धन का 4/7 खो दिया। यानी कि ये शेष पर बात चल रही है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि धन को मैं मान लूं 105 एक बार के लिए। हाँ, एलसीएम ले लिया मैंने। तो अब मैंने क्वेश्चन शुरू किया 105 से कि भाई पहले दौर में अपने धन का 1/3, यानी कि उसने अगर 35 खो दिया है तो बचा कितना है? 70। शेष धन का 3/5 अगर खो दिया है तो बचेगा कितना? 2/5, जो कि कितना हो जाएगा? 3/5 खो देने के बाद पहले दौर में 1/3 खो दिया, यानी कि 35 खो दिया। अभी 3/5 खो दिया, 42 खो दिया। अभी कितना बच रहा है? 28 बच रहा है अभी। बाकी धन का 4/7 खो दिया। ये भी खो ही दिया बेचारे ने, 16 खो दिया। अभी कितना बाकी है? 12। तो बताओ सर, उसके पास मूल धनराशि का कितना भाग बचा हुआ है? 12 बचा हुआ है। मूल धनराशि कितनी मानी थी? 105। तो आपने 3 से काटा 4 बार, आपने 3 से काटा कितनी बार? 35 बार। कैसा लगा? डाउट है तो पूछिए। डाउट होगा नहीं वैसे, क्योंकि मैं बहुत क्लिनिकल समझा रहा हूं। आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, ठीक है, तरीका समझ पा रहे हैं? एक तो ये तरीका आपके पास है, एक तो ये तरीका आपके पास रहेगा। ये है मेथड नंबर 1। इस तरीके से कई लोग आजकल यूज करते हैं। मेथड नंबर 2 जो मैं जनरली बताता हूं अपने कंसेप्ट्स के साथ, कि ये पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? सक्सेसिव पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सक्सेसिव बेस्ड है। सर आपको कैसे पता? मैंने आपको बताया ना कि बचे हुए में से खर्च कर रहे हो, तो 3 में से अगर 1 चला गया तो बचा हुआ है 2, इसमें से 5 में से 3 चला गया तो फिर बचा हुआ है 2, फिर 7 में से 4 चला गया, फिर बचा हुआ है 3। बस खेल खत्म। तो यहां हम देखेंगे सर 3 से 3 कट गया, कितना था पहले? 35। अब कितना बचा हुआ है? 4। तो 4 बचा हुआ है 35 का। आपको कौन सा मेथड ठीक लगा वो मुझे आप कमेंट करिए। तो अपना वाला मेथड बहुत आसान है, अदरवाइज उससे आपको कंसेप्ट क्लियर मिलेगा पूरा। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ये देखो कितना आसानी से समझ में आ गया। ये बचा हुआ इससे पे काम कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, नॉर्मल सिंपल सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, करके दिखाइएगा। अब 16/4 करेंगे तो देखो दोस्तों 4 आ गया। अब प्लस के 4 से माइनस का 4 हो गया, तो ये हो गया 5 प्लस 56 और 1 57, 19 से काटेंगे 3 बार, गुणा 8 में से 4 गया तो 4 और 17 में से 36 चले गए तो कितना बचेगा? 19 माइनस का 16, तो 5 प्लस माइनस का 48, आंसर आएगा माइनस का 43, जो कि गलत है। अब ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई होंगी इनकी कोई हद नहीं है। समझ रहे हो क्या हो गई? बताओ सर, 9 चौके 36 में से 17 चले गए, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 हो गया। ये 4 है ना भाई, क्या गड़बड़ कर रहे हो बैठे बैठे? माइनस का 15, माइनस का 45, आंसर आएगा माइनस का 40। ऐसे तो गलती हो ही जाएगी। अगला करिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सिंपल एफिशिएंसी पर आधारित है, करो के बताओ।
3 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। 3 पुरुष हैं और 6 लड़के हैं, या आ गया ना, इसलिए बराबर होगा। तो आदमी और लड़के की जो एफिशिएंसी आ रही है वो 2/1 आ रही है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 3 पुरुष जिनकी एफिशिएंसी 2 है, वो 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क ये हो गया एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 6 पुरुष, तो 6 पुरुष यानी कि 6, 2 की एफिशिएंसी और 8 लड़के, तो 12 और 8 20, तो 20 की एफिशिएंसी से इस टोटल काम को करने में 6 दिन लगेंगे। जीके की क्लास लेके मज़ा आ गया सर सुबह वाली में। मज़ा ही आएगा भाई, हमारे पूरी टीम बहुत बढ़िया पढ़ा रही है, आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रही है। वो आपको एहसास उस दिन हो जाएगा जिस दिन पेपर हुआ नहीं, और उस दिन जब तुम बाहर निकलोगे ना, बोले गुरुजी हो गया सिलेक्शन, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये हम चाहते हैं ऐसा ही हो, और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार। सर टीयर 1 का पेपर बहुत ईजी था। ईजी था मत बोलो, कहाँ से आया ये बोलो। ऐसे बोलोगे ईजी था, तो ईजी था तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप अच्छा पढ़ के चले गए आओ, या फिर आप क्वेश्चन कहाँ से आए ये बताओ मेरे को। तो अगर आप हमारी क्लास से देख रहे हो तो कहाँ से क्वेश्चन आए, खत्म बात। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिएगा, इसको P/Q पे बताइए क्या होगा। पॉइंट 23 के ऊपर बार आ गया। अब जैसे ही मैंने बार हटाया वैसे ही 9 लगाया, 23/99। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, मैंने ये जब ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ा रहा हूँ, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीरीज के अंदर। आंसर डायरेक्टली बोलोगे 0, टाइम लगाओगे ही नहीं। अब आप बोलोगे सर क्यों 0? क्योंकि गुणा में है सारे, और बीच में एक cos 90 भी तो आएगा, तो cos 90 सबको खत्म कर जाएगा, फिनिश, टाटा बाय बाय। क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 किसी से भी गुणा होगा वो 0 ही बनाएगा, है कि नहीं भाई साहब? चलो अगला करिए। पहले दिन 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन घटकर 16,900 रुपए, सॉरी 16,900 रह गई। तो चौथे दिन लोगों में कितने प्रतिशत की कमी आई? क्वेश्चन देखो नॉर्मल है लेकिन डेटा बढ़िया है। अब उतना टाइम लग जाएगा इसमें, कितना प्रतिशत की कमी आई है। चौरासी 4,500 से 16,900 रह गया। 84,500 से 16,900 रह गया, तो यहां पर हम 16,900 में कमी कर रहे हैं। 0 0 15 में से 9 गया तो कितना हो गया? 6, ठीक है। और 83 में से ये हो गया तो ये हो जाएगा सर 7, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा सर जी 67600। इतने की इतना कम हो गया 84,500 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। 2 0 से 2 0 हो गया बात, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो भैया मेरे हिसाब से तो लिख रहा है 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, तो 13 चौके 52 और 13 पंजे 65 और 5 अट्ठे 40। 80% आंसर आ चुका है, 80%। सर और सिंप्लीफाई करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा? हमारे स्टूडेंट। किस तरह से करके दिखाएंगे? उनको रिलेशन पता होना चाहिए, अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं फाउंडेशन से और मेरी फ्री क्लास से भी,
बुरा नहीं मानना, चीज़ें बहुत अच्छी है ना यार, इसलिए बोलना पड़ता है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा ही रहे हैं इसलिए। चलिए, लेकिन अल्टीमेटली करना है, आप कैसे भी करें। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रॉपर्टी होती है कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है? अगर a प्लस बी आपका 180 डिग्री हो तो। नहीं पता ना भैया, नोट कर लो, अपनी गोल्डन बुक में लिख लो, आपकी जो गोल्डन बुक बनाई है ना मैंने, उसमें लिख लो। तो अगर ऐसा है तो गुरुजी देखो, 12 और 168 180 हो गया, ये और ये 180 हो गया, और दो पेयर में 0 0 ही आंसर आएगा, तो 0 प्लस 0 0। नेक्स्ट करिए अगला। एक दुकानदार दो खिलौने प्रत्येक को 990 रुपए में बेचा। पहले खिलौने पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई, तो क्या होगा? अब भाई देखो, जनरली आपको कई सारे टीचर बोलेंगे दोस्तों ट्रिक ले जाओ, ये बट रही है ट्रिक, ये देखो भाई, अरे क्या गजब का टीचर है यार। ऐसे टीचर से पढ़कर ही तो सिलेक्शन होता है, और आपने लगा दिया 1% का लॉस, और आप देखो आंसर। और मेरा जैसा टीचर क्या कहता है? मेरा जैसा टीचर ये कहेगा आपसे, मेरा जैसा टीचर, वो नॉर्मल टीचर कहेंगे, मेरा जैसे टीचर क्या कहेगा देखिए, 10 से 11 हो रहा है सर, 10 से 9 हो रहा है सर, विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए नियम अनुसार, विक्रय मूल्य बराबर किया, विक्रय मूल्य बराबर किया, तो कुल मिलाकर आ रहा है सर 200 आपका क्रय मूल्य आ रहा है, 198 आपका विक्रय मूल्य आ रहा है, और जो कुल मिलाकर हानि आ रही है वो 2 की आ रही है, 200 के रेस्पेक्ट में आ रही है गुणा 100, तो जो हानि आ रही है वो 1% की हानि आ रही है। मैं ऐसे कर रहा हूं। अब आप मेरे जैसे सॉल्यूशन को देखोगे तो आप कहोगे यार कितना बकवास मास्टर है यार, इसको कुछ आता ही नहीं है, इससे ये तो इससे हो जाएगा। बेटा, जब कभी भी परसेंटेज सेम हो तब तो लगा लेना, लेकिन अगर अलग अलग आ जाए ना परसेंटेज की, भाई 20% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो ये गलत और है मेथड। समझ रहे हो बात को? इसका सही तरीका यही है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, तुम मार रहे हो, क्योंकि अगले को भी तो कॉन्फिडेंस है, वो भी आगे चेक नहीं कर रहा बेचारा, उसकी भी गलती नहीं। तो आप इस चीज को देख लो, आंसर सेम आता है, लेकिन एक तरफ आप सेफ खेल सकते हो कि यार 1% का लॉस हो रहा है ना, सेम परसेंटेज है तो लगा लो, चलो मैं मना नहीं करूंगा, बट एक्चुअल मेथड ये है। हाँ ब्रजमोहन, खूब लग रहे हैं कॉल बेटा, बाकी बच्चों से बात चल रही है लगातार, आप ऐसे बोल रहे हो, आप करो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला करिए भाई। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया हुआ है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? बोलो, दिमाग में सोचा तो करो कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है। और समान भुजाओं में से उसकी एक भुजा दी हुई है, तो आधार के विपरीत लंब की लंबाई बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, मजा आएगा 20 सेकंड में।
अब समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं बात ही कर रहा हूं आप लोगों से, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि भाई आधार अगर आपका 8 है और आपकी समान भुजाओं में 5-5 सेंटीमीटर है, तो बताओ सर विपरीत क्या होगा? देखो भाई सिंपल बात है, जब आप सामने वाली भुजा से इस पर लंब डालोगे तो ये लंब इसको बराबर भागों में बांट देगा, तो आपका जो लंब हो जाएगा ट्रिपलेट के नजरिए से 3 हो जाएगा, बस 3 4 5। समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा से अगर मिला दिया जाता है तो वो लंब जो 2 बराबर भागों में बांट देता है, बस खेल खत्म। नेक्स्ट, इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल क्या होगा? करिए 15 सेकंड में। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 361 और 1024। और अगर इसका हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो 361 का हो जाएगा 19 और 1024 का हो जाएगा भाई कितना? 32। 19/32। अगला करिए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि होने पर ये उन सबसे डिविजिबल होने लग जाए? ऐसा क्वेश्चन बहुत पेपरों में आता है, इकलौते इसी पेपर की बात नहीं है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ने पर तो सर ऐसी बात है 3 वृद्धि कर लो, मैंने कर दी सब में 3 की वृद्धि। सबसे सही तरीका बता रहा हूं, आजकल यही चल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल ये नहीं है, तो आंसर ये नहीं हो सकता। सर जी 7 भी आ रहा है, तो 7 छिंग 42, बचे कितने? 5, 7 7 49, ये नहीं होगा, आंसर ए होगा। कैसा लगा आपको बताओ? आंसर ही होगा, बस इतना आसान है सर। 4728 होगा वो है, ओ माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी देखो 5 से तो नहीं है ना, तो वैसे ही शहीद हो गया। अच्छा लग रहा है तरीका? तो ये पेपर में सही करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे आप मुझे? 2 संख्याओं का योग और उनका अंतर दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बता दो। अरे बता दो, 10 सेकंड में से। दो संख्याओं का योग संख्या 22.5/2 और अंतर वाला काम हो जाएगा 17.5/2। भाई इनका योग करके बटे 2 कर दो और बी का वैल्यू ये, तो अनुपात जब निकालोगे ए और बी का, तो 25 नंबर 225 और 25 सत्ते 175, 9:7। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा बताओ? कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से देखो। 3 की वृद्धि होने पर इनसे डिविजिबल होना चाहिए,
वो संख्या कौन सी है। तो ये संख्या ऑप्शन में है, 3 की वृद्धि सब में कर दो और इनसे डिविजिबिलिटी देख लो, बस सिंपल। मजा आ रहा है ना लगाने में भाई? लाइक शेयर भी करते रहा करो। आज देखो ये बोटन स्ट्रीम का कंसेप्ट मैं कराऊंगा 3 बजे। आज अपनी 3 बजे क्लास है जहां पर आपको मैं पूरा बोटन स्ट्रीम पढ़ाने वाला हूं। बोटन स्ट्रीम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में वो सब कराने वाला हूं। तो सब लोग आ जाना नाव और धारा पढ़ने 3 बजे दोपहरी में, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इसी पर ही आइए अब जवाब दीजिए इसका, एक बार ट्राई करो। पुरुषोत्तम और अंजलिका एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में इस रफ्तार से गति से चलते हैं। विपरीत दिशाओं में एक ही स्थान से, तो विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो एक इधर चलेगा और एक इधर चलेगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि भाई एक 30 है और एक 3.5 है। विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो यहां उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और 2.5 घंटे में तय की गई दूरी, 2.5 घंटे में तय की गई दूरी। 25 पंजे 125, 25 तिया 75 और 10 85 और 2 87, 25 तिया 75 और 8 83.75। ये इनके बीच की दूरी होगी। अच्छा लगा? अगला करके दिखाओ। इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को लॉस होता है, इतने % का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए? करो। आठ % की अगर हानि हो रही है तो 8% की हानि का मतलब हो गया कि सर 92% पर बेच रहे हो, यानी कि 92% बराबर किसके बराबर है? 138 के बराबर है। यहां से आप 100% अगर आप निकालोगे तो ये क्रय मूल्य होगा आपका, तो मैंने कहा 23 से काटा 4 बार, 23 से काटा 6 बार, यानी कि 150 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। 4% का अगर आप लाभ चाहते हो तो 4% का हो जाएगा सर 15 चौके 60, यानी कि 6 रुपया। यानी कि आप कितने में बेचोगे? 6 रुपए के लाभ पर बेचोगे, यानी कि 156 रुपए में, 156 रुपए में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये लीजिएगा। चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो सर क्या बताना है बताओ? उच्चतम औसत घरेलू खर्च और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए सर। बस इतनी सी बात। बताओ भाई। 120 तो यहाँ आ रहा है और सबसे छोटू क्या है? ये है 110। उच्चतम 12:11। अगला करो। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया जाता है। जैसे दो पासे फेंके, एक पे 4 आ गया, एक पे 2 आ गया, तो नोट करके 6 बन गया। तो योग के 12 होने की प्रायिकता बतानी है।
तो अपन को ऐसा करना है कि भाई योग 12 होना चाहिए, तो ऐसी प्रायिकता कितनी होगी। मस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, एक पासे को फेंकने के कितने तरीके होते हैं, जल्दी बताओ। टोटल कितने तरीके होंगे अगर एक पासा फेंक रहे हो तो, केवल एक पासा रोल कर रहे हो तो 6 तरीके होते हैं। अच्छा, अगर 2 पासे आ जाएं तब, तो 6 का स्क्वायर। अगर 2 पासे एक साथ अगर रोल कर रहे हो तो टोटल तरीके हो गए 6 का स्क्वायर। ये बढ़िया चीज बता रहे हो सर। अरे आप देखते जाओ, ऐश करो बस जिंदगी में। अब बोला सर योग के 12 होने की प्रायिकता। मेरे भाइयों, 2 ही पासे हैं और योग 12 कब हो सकता है? बोले सर एक ही कंडीशन में हो सकता है, और 6 वाली में केवल एक ही कंडीशन है, टोटल 36 में से। तो प्रायिकता हो गई 1/36। भाई योग अगर 12 होगा तो केवल एक ही शर्त है, 6 और 6 होगा बस। तो शर्त वाली कंडीशन 1 और टोटल तरीके कितने? 36। तो 1/36 आपकी प्रायिकता आ गई। इति सिद्धम। मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अगर ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो स्टूडेंट कैसे करेगा मेरा, जल्दी बता दो 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो सर जी ऐसी बात है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब दे रखा है, तो फॉर्मूला आपने इतना ही पढ़ा है और इतना आपने पढ़ पढ़ के बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस का 3abc बराबर होवतवानी a प्लस का b प्लस का c, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a b माइनस का b c माइनस का c है। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है। कहानी यहीं तो फंस जाती है कि अगर a प्लस b प्लस c को अगर आप ऐड कर रहे हैं और वह 0 आ रहा है, जो कि वास्तव में 0 आ रहा है, x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, तो अगर a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। आंसर आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का। खींच दीजिए। आ जाओ। 4 और 1 5, 5 में से 3 गया तो 2, 65 और 2 67, प्लस 9 7 63 और 2 65, और ये हो गया सर 5 गुणा 65 और 7 72, और 72 में से अगर आपके 19 चले जाते हैं तो 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 3 53, प्लस 19 माइनस 39 इंटू 5, 200 में से 195, 176 माइनस, तो ये हो गया सर जी -3 2 123 इंटू 5, 615 माइनस प्लस का 67, 15 में से 8 गया 7 गया तो 8, भाई क्या हो रहा है, मामला ही बदला हुआ पूरा है। क्या मानते हो आप? अब इसमें क्या करेगा बताओ? कैलकुलेशन भी क्या करे इसमें? कैलकुलेशन बेचारी कह रही है कि यार भैया बड़े फंसे यार। तो मेरे दिमाग में तो एक ही आइडिया आ रहा है, माइनस का 130 ठीक तो लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ही समस्या है। आप लोग कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। सही है वैसे तो, यहाँ तक तो देखो
यहाँ तक तो ठीक था। ये कितना आया था, 67 निकल कर आया था। ये कितना निकल कर आया था, 5 निकल कर आया था। ये एक साथ हैं दोनों, और ये अलग सिस्टम है इसका, माइनस का 103। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको जोड़ना पड़ेगा और तब जाके नीचे 369 है, आंसर आएगा माइनस का 24। और कोई आंसर मत दे देना। तो यहाँ पर टाइपिस्ट महाराज की एक बार जय बोल सकते हैं हालांकि, लेकिन ये एक अलग ही ब्रैकेट में है दोनों, तब जाके बैठेगा। कैलकुलेशन सबकी सही है देखा जाए तो, बट साइन का फ़र्क है कि आप इसके साथ इसको लें, इसके साथ ना लें, अदरवाइज गड़बड़ कर बैठेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चार्ट में 5 साल की अवधि में बैंक ए और बैंक बी वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई हैं। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपए की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा करा दिया, तो वर्ष 3 में होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर है? तो वर्ष 3 में देखिए भाई, तो 10% और इसमें कितना फर्क आ गया, 1.5% का। पैसा कितना, 23 लाख। 23 लाख का 1.5% निकाल लो, तो 23 लाख का 1.5%, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 4 34,500। सर एनटीपीसी के लिए कौन सा बैच लेना होगा? अगर आपको केवल मैथ्स करना है तो मैथ फाउंडेशन बैच से आज से ही पढ़ना शुरू करो। 3-4 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका उसमें, क्योंकि आपकी रिकॉर्डेड वीडियो ही है और लाइव भी चल रहा है। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो आरआरबी बैच ज्वाइन करो और हर सब्जेक्ट को रेगुलर टाइम दो प्रॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ है जिसके 3 आसन फलक दे रखे हैं जिनका क्षेत्रफल दे रखा है। अब अगर आप थोड़ा भी पढ़ के चलते हैं ना तो आपको डायरेक्ट पता होता है कि जो आयतन होता है ना, इन तीनों फलकों के गुणनफल का अंडर रूट होता है, यानी कि अंडर रूट ABC। बस हो गया काम, डायरेक्ट है ये लिख लो। फॉर्मूला है कि अगर 3 फलक दे रखी हैं, उनका क्षेत्रफल दे रखा है, तो उन तीनों का गुणनफल करने पर अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ABC होगा। ठीक है, हाँ चलिए क्लियर है। एप्लीकेशन में बेटा सुबह 9 बजे क्लास होती है। अब ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर और 34 नंबर। ये आपके पेपर के क्वेश्चन है जिनको अब कल जब पेपर कराएंगे तो उसके अंदर करवाएंगे सॉल्व, फिर नया पेपर चालू करेंगे। 34 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब इसके बाद जो है मेरे क्लास के बाद आकाश सर की क्लास है आपकी। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपनी पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हो। सबसे क्वालिटी जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन पर है, ये मैंने बच्चों से ही पूछकर आपको बताया है। 10 तारीख तक का आपके पास क्या है, मौका है हमारे ऑफर का फायदा उठाने का, क्योंकि हमने 2 दिन ऑफर एक्सटेंड कर दिया है स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए, जिसमें आरआरबी बैच यानी कि बेसिक वाला बैच और प्रैक्टिस बैच दोनों का कॉम्बिनेशन 1999 में है। अलग से मैथ फाउंडेशन लेते हो 599, अलग से एटीएम का पूरा बैच लेते हो 599, साइंस फाउंडेशन 399, रीजनिंग का 499, पूरा जर्नल अवेयरनेस एनटीपीसी का लेते हो तो 499 का, और अगर आधार जीके लेते हो हरीश सर का 799 का। ये ऑफर प्राइजेस हैं जिनको 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप जाइए एप्लीकेशन पर, रेलवे फाउंडेशन बैच, मैथ फाउंडेशन बैच, जो भी आपको बैच चाहिए जिसमें पूरा सिलेबस आपको मिले। जो बच्चा बेसिक अच्छा है जिसका, उसको प्रैक्टिस करनी हो तो एटीएम बैच इंडिया का बेस्ट प्रैक्टिस बैच है, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बस आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन पर जाओ, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी कर लो। पेड कोर्स में जाओ, पेड कोर्स में जाने के बाद आपको एटीएम बैच का अलग से फोल्डर दिखेगा, दिस इज आवर प्रैक्टिस बैच, एटीएम वाला प्रैक्टिस बैच है, और ये बेसिक फाउंडेशन बैचेज हैं, और इसके अंदर दोनों चीजें मिल जाती हैं आरआरबी के अंदर। अलग से एनटीपीसी का लेना चाहते हो जनरल अवेयरनेस का तो भवानी सर वाला भी ले सकते हो आप। ठीक है, और कोई दिक्कत आए तो मेल आईडी पर मेल कर दो और कॉल कर लो इस नंबर पे अभी कॉल मत करना, लगेगा नहीं अभी, है ना, 10 बजे से 6 बजे के बीच में। ठीक है, हाँ, और अब इस पर भी कर सकते हो, चालू हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, अभी थोड़ा इशू आ रहा है नेटवर्क का। लाइक करिए, कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको पेपर का डिस्कशन, और आप किस टॉपिक में ज़्यादा कमज़ोर हैं और किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आती है।
साथ के साथ आपको बता दूं, सुबह 8 बजे आपकी जो क्लास होती है यूट्यूब पर, जो फ्री क्लास होती हैं, उसमें जीके की सुबह 8 बजे होती है। 11 बजे आपकी मैथ की मैं क्लास ले रहा हूं रेगुलर यूट्यूब पर, और 12 बजे आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास होती है। ये अपना टाइम टेबल है यूट्यूब का। तो सब्सक्राइब कर लो भाई, जुड़े रहो हमारे साथ, मस्त पढ़ाएंगे, सिलेक्शन करवाएंगे। सिंपल एक ही बात कहेंगे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।